Hello friends, welcome back. So in this lecture we will see helical springs. Okay. So helical springs क्या होती हैं? Helical springs are the thick spring wires coiled into a helix shape. मतलब जो वायर्स होते हैं, थिक वायर्स मतलब मोटे वायर जो कि एक हेलिक्स शेप में होते हैं. ओके, हेलिक्स शेप क्या होता है? लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल. दिस मतलब ये जो वायर देख रहे हो आप, ये जो जिस शेप में है ना उसको हम हेलिक्स शेप बोलते हैं. ठीक है. सो वी सी दैट इसमें दो टाइप्स की स्प्रिंग होती हैं. एक होता है क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग्स एंड एक होता है ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग. सो हेयर वी विल टॉक अबाउट क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग्स. मैंने 3 फिगर बनाए हुए हैं. ठीक है, मैं 1 बाय 1 तीनों को समझाऊंगा ताकि आपको हेलिक्स शेप के बारे में और स्पाइरल स्प्रिंग कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग्स के बारे में अच्छे समझ में जाए. तो हेलिक्स एंगल मतलब क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में क्या होता है, जो हेलिक्स एंगल होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है और जो पिच इज वेरी स्मॉल. ओके, नाउ व्हाट इज हेलिक्स एंगल एंड व्हाट इज पिच? सो लेट मी टेल यू. मान लो ये कोई स्प्रिंग है सिंपली. ठीक है, तो इसके हॉरिजॉन्टल से मान लो ये इसका हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, मतलब ये स्प्रिंग है, इसके हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है ना ये वाला, दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल. ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इज पिच. ओके, लेट मी शो यू. सपोज ये हमने रखा है यहाँ पे स्प्रिंग को, तो आप देख रहे हैं इसका डिस्टेंस से लेकर इसका डिस्टेंस, ये दोनों इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या इससे लेकर इसका डिस्टेंस, दिस इज पिच. ओके, तो जो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होता है ना उसमें हेलिक्स एंगल भी छोटा होता है और या कह लो पिच बहुत स्मॉल होता है. क्योंकि देख लो आप, वायर क्या जुड़े हुए होते हैं, पॉइंट्स जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, सो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग विदाउट वेट, जब इसमें वेट नहीं होता है ना तब क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इस टाइप की होती है. जब इसको हम खींचते हैं वेट लगा के तो वो स्ट्रेच होकर इस टाइप की हो जाती है. सो लेट मी शो यू. दिस इज ए क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग. जब हम इसमें नीचे वेट लगा देंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी इस तरीके से, तो ये विथ वेट बन जाएगी. और जो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग रहती है ना वो नॉर्मली ऐसी रहती है, जब इसमें वेट लगाते हैं ना मतलब कंप्रेसिबल वेट, तो वो छोटी हो जाती है. तो दोनों के अलग अलग फंक्शंस रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिए. दिस इज अ डायमीटर ऑफ वायर डी एंड पी इज द पिच हेयर एंड सेंटर पॉइंट से लेकर मैक्सिमम दूरी इज आर, दैट इज रेडियस ऑफ कॉइल का रेडियस कह सकते हो इसको. ठीक है, सो वेट हमने यहाँ पे डब्ल्यू लगा रखा है. तो ओके, एक और लाइन है. एज द हेलिक्स एंगल इन केस ऑफ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज स्मॉल, hence the bending effect is ignored and coils are to stand purely torsional stresses. ऐसा हम अज्यूम करते हैं क्योंकि हेलिक्स एंगल बहुत छोटा है इसमें और पिच भी कम है, तो हम ना इनके जो वायर्स रहते हैं उसका बेंडिंग इफेक्ट को हम इग्नोर करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जो वायर्स होगा जब इनमें वेट लगेगा, डब्ल्यू वेट या लोड लगेगा, तो ये जो वायर्स होंगे प्योरली टॉर्शनल स्ट्रेसेस कैरी करेंगे. ओके, ऐसा अजम्पशन रहता है. ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन वायर. जो वायर में जब हम लोड लगा लेंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उससे पहले क्या क्या हम टर्म्स मानते हैं इसमें, तो वो पूरी लिखी हुई है, आप पढ़िए ध्यान से. मैं बता देता हूँ. डी इज डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर एंड पी पिच है एंड नंबर ऑफ कॉइल्स है, आर मीन रेडियस ऑफ कॉइल है, डब्ल्यू एक्सियल लोड है एंड ये सब वही टर्म्स है. सी इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट इन स्प्रिंग वायर. एंगल वायर कितना ट्विस्ट होगा वो एंगल वायर है, मतलब स्प्रिंग वायर में मैं बता चुका हूँ थीटा को सॉलिड शाफ्ट में. नाउ डेल्टा दैट इज डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल लोड, कितना स्ट्रेच होगा, दिस इज डेल्टा. एंड एल इज लेंथ ऑफ वायर. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. पहले हम कैलकुलेट करते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ वायर एंड इट विल बी इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, ये कितना ट्विस्ट करेगा, ये वायर कितना ट्विस्ट करेगा, तो वेट कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे वेट लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट में डब्ल्यू क्रॉस आर आया या डब्ल्यू इंटू आर आया. बट वी ऑल्सो नो दैट जो ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब होता है.
ये हमने सॉलिड शाफ्ट में पढ़ चुके हैं। ये टॉर्शन एंड शाफ्ट की टॉर्शन ऑफ शाफ्ट का जो पहला लेक्चर था उसमें भी मैंने बताया था दैट विल बी इक्वल टू π/16 टाउ डी क्यूब। आप लोग मेरी चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट जरूर देखिए, इस चैप्टर के बारे में पूरे लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं अच्छे से, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा एंड वेरी हेल्पफुल फॉर कॉलेज लेवल। ओके, सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हम क्या पाते हैं, दैट इज W इंटू आर विल बी इक्वल टू π/16 टाउ डी क्यूब। तो यहाँ से जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आएगा ना, दैट इज टाउ, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 16WR डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। नाउ वी कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज डेल्टा। दो तरीके होते हैं, एक T/J इज इक्वल टू टाउ बाय आर इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल। या तो हम थीटा का इस्तेमाल करें या इन दोनों का इस्तेमाल करके हम ना, या तो हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करें, या फिर हम स्ट्रेन एनर्जी वाले तरीके से हम डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग निकाल सकते हैं। तो मैंने इस लेक्चर में स्ट्रेन एनर्जी वाला मेथड यूज़ करा है। बाकी यूट्यूब चैनल वालों की वीडियो में आपको ये मेथड दिख जाएगा, बट स्ट्रेन एनर्जी वाला क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, तो उसके लिए वो वाला मेथड अच्छा है। तो क्या करते हैं हम, पहले तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ कॉयल निकालेंगे। एक कॉयल की लेंथ कितना होगा, पाई इंटू डायमीटर, दैट इज 2πr। टोटल वायर की लेंथ क्या हो जाएगा, एक कॉयल की लेंथ मल्टीप्लाई बाय कितनी कॉइल्स हैं, दैट इज n, उसको मल्टीप्लाई करा तो टोटल वायर की लेंथ जो है L विल बी इक्वल टू 2πrn। As the every section of wire is subjected to torsion, hence the strain energy stored by spring due to torsion is given by, टॉर्शन के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, U इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर बाय 4c मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेन या टॉर्शन के द्वारा जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ पे हम टाउ की वैल्यू जो हमने अभी निकाली और वॉल्यूम रखेंगे। तो टाउ की वैल्यू हमने निकाली थी 16WR बाय पाई डी क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4c को ऐसे ही रहने दिया, और वॉल्यूम क्या करेंगे, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल। ये जो हमारे पास वायर है, इसको अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेट कर लेंगे तो वायर इस तरीके का दिखेगा। दिस विल बी टोटल लेंथ L, दिस इज 2πrn, दिस इज लेंथ एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शन है, दिस इज π/4 d स्क्वायर एरिया। ओके, तो इसको सॉल्व करने पर U की वैल्यू हमारे पास आई 32W स्क्वायर R क्यूब n डिवाइड बाय C D की पावर 4। इसको याद नहीं रखना आपको, ऐसे ही है ये, बस डेरिवेशन जरूर ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग क्या होगा, एवरेज लोड इनटू डिफ्लेक्शन। वर्क डन ऑन स्प्रिंग एवरेज लोड W/2 क्यों आया, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे कि हम देखें एवरेज लोड क्या होता है, इनिशियल पोजीशन में कितना लोड लगा है, यहाँ पे जो 0 लोड लगा है, फाइनल लोड कितना हो गया W, तो एवरेज लोड कितना हो जाएगा, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। इसलिए वर्क डन के लिए एवरेज लोड दैट इज W/2 इंटू डिफ्लेक्शन, या कह लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा। नाउ वी डू इक्वेटिंग वर्क डन ऑन स्प्रिंग टू एनर्जी स्टोर। कितना वर्क हुआ स्प्रिंग में, जितना उसने एनर्जी स्टोर किया, दैट इज दोनों इक्वल होंगे, वर्क डन एंड स्ट्रेन एनर्जी। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो दोनों को इक्वेट करा तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू विल बी कम 64WR³ n डिवाइड बाय CD4। दिस विल बी द डिफ्लेक्शन इक्वेशन। एंड एक और टर्म इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस क्या होता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना लोड लगाना पड़ता है, दैट विल बी इक्वल टू स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, W/डेल्टा, सिंपली यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, S इज इक्वल टू W एंड डेल्टा की वैल्यू इधर से हमने रखी, तो जो हमारे पास स्टिफनेस का फॉर्मूला आता है वो ये होता है, CD की पावर 4 डिवाइड बाय 64 R³ n। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पे जाके जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।